हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशंस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज दूसरा दिन है जिसमें हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस को और प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस वो प्रीपोजिशंस हैं जो किसी प्लेस स्थान के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है, और प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन वो प्रीपोजिशंस हैं जिनको हम किसी डायरेक्शन या फिर कोई मोशन को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। एक एक करके हम इन प्रीपोजिशंस को सीखते हैं। सबसे पहली प्रीपोजिशन हमारे इस स्लाइड पे है ऑन। ऑन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग विद अ सरफेस। जब हम सरफेस के संदर्भ में, सतह के संदर्भ में किसी नाउन, प्रोनाउन या कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम वहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल उदाहरण से हम इसको स्पष्ट और क्लियर करना चाहेंगे। द कैट इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए, कैट और टेबल दोनों का आपस में संपर्क हो रहा है, सरफेस पे टच हो रही है कैट टेबल के, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। द स्कल्पचर हैंग्स ऑन द वॉल। स्कल्पचर दीवार पे टांगा हुआ है, तो स्कल्पचर और वॉल दोनों आपस में टच हो रहे हैं, इसलिए फिर अगेन हमने सरफेस के रेफरेंस में ऑन का प्रयोग किया। द बुक इज ऑन द टेबल। फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग हुआ। देयर इज ए डॉट ऑन द पिक्चर। पिक्चर के ऊपर डॉट है, डॉट का निशान है, तो यहाँ पर भी वही सेम रेफरेंस, सरफेस के रेफरेंस में हमने ऑन का प्रयोग किया। मित्रों, ऑन का प्रयोग काफ़ी आसान है, इसको सीखने में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा परेशानी हुई होगी। तो ऑन का प्रयोग एक बार फिर से आप समझ लें कि जहाँ कहीं भी हम सरफेस के रेफरेंस की बात करेंगे, सरफेस यानी सतह, सतह के संदर्भ में बात होगी, कोई दो चीज़ आपस में टच हो रही होंगी, तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन प्रीपोजिशन और एट प्रीपोजिशन का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले इन प्रीपोजिशन की बात करते हैं। इन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग दैट इज इनसाइड विद इन कन्फाइंड बाउंड्रीज। कोई भी ऐसी चीज जब किसी बाउंड्री के अंदर है, या कोई ऐसे बड़े शहर का जिक्र अगर हम करें, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे कोई शहर हो, बड़ी जगह हो, तो बड़ी जगह के संदर्भ में और कोई कन्फाइंड बाउंड्रीज के बारे में हम बात करें तो वहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द विस्की, एग्जाम्पल्स देखें। द विस्की इज इन द जार। अब यहाँ पे विस्की जार में है, बोतल में है, तो यहाँ पे कन्फाइंड बाउंड्रीज की बात हो रही है, तो कन्फाइंड बाउंड्रीज के संदर्भ में हमने इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण आप देखें। द गर्ल्स प्ले इन द गार्डन। यहाँ पे फिर अगेन बाउंड्री है, गार्डन के चारों तरफ बाउंड्री है, तो बाउंड्री होने की वजह से कन्फाइंड बाउंड्रीज के संदर्भ में अगेन हमने इन द गार्डन, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। द डॉग्स आर इन द केनल। अगेन सेम रेफरेंस, डॉग्स आर इन द केनल। डॉग्स जो है अपने केनल में है, अपनी गुफा में है, तो अगेन फिर वही कन्फाइंड बाउंड्रीज के रेफरेंस में हमने इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। ही लिव्स इन फ्रांस। वो फ्रांस में रहता है। जैसा कि मैंने कहा था, ये एक बड़ा शहर या बड़ा देश भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमने इन का प्रयोग किया, बड़े शहर और बड़े एक देश के होने के नाते। तो इस तरीके से हम इन का प्रयोग करते हैं जहाँ कहीं भी कोई कन्फाइंड बाउंड्रीज की बात होती है, तो या फिर अगर हम किसी बिगर प्लेस की बात करते हैं तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एट प्रीपोजिशन की। एट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। कोई भी ऐसी चीज़ जब किसी स्थान विशेष के साथ में उसका जिक्र हो, या कोई हम पर्टिकुलर जगह की बात करें, या किसी छोटी जगह की बात करें, छोटी जगह के संदर्भ में भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट, निश्चित जगह के संदर्भ में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए, इनसे चीज़ें और क्लियर होंगी। द बॉयज आर एट द एंट्रेंस। लड़के प्रवेश द्वार जहाँ पे है, जहाँ पे मेन गेट है, वहाँ पे खड़े हैं। एट द मूवी थिएटर, और एट द मूवी थिएटर पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट है, इसके संदर्भ में हमने एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल देखें। ही स्टूड एट द बस स्टॉप। वह बस स्टॉप पे खड़ा है,
तो पर्टिकुलर एग्जैक्ट पॉइंट है, पर्टिकुलर प्लेस है, स्पेसिफिक पॉइंट है। इस रेफरेंस से हमने एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। वी विल मीट एट द एयरपोर्ट, अगेन स्मॉलर प्लेस और स्पेसिफिक पॉइंट दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रतीत होती है, इसलिए अगेन हमने यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। इस तरीके से हमने एट, इन और ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग सीखा। एक बार फिर से आप रिवाइज कर ले। एट प्रीपोजिशन वहाँ लगेगी जहाँ हम किसी छोटी जगह या स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ हम किसी कन्फाइंड बाउंड्रीज की बात करें या कोई बड़े शहर के संदर्भ में बात करें। और ऑन प्रीपोजिशन सरफेस के रेफरेंस में अगर कहीं बात होगी तो हम वहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो ऑन, इन और एट प्रीपोजिशन समय के प्लेस के, जगह के संदर्भ में बड़ी आसानी से हम इनको प्रयुक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अबव और ओवर दोनों ही प्रीपोजिशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए बड़े ध्यान से देखें और एग्जाम में अक्सर इनसे संदर्भित क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझें। अबव रिप्रेजेंट समथिंग एट अ प्लेस हायर देन अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। किसी एक व्यक्ति या वस्तु से कोई चीज़ जब ऊपर है तो हम वहाँ पे अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इट ऑल्सो इंडिकेट्स लोकेशन एंड स्पेस, ये हमें लोकेशन और स्पेस का रेफरेंस भी देती है। दूसरी तरफ प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर मीन्स वर्टिकली अबव, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर अगर कोई चीज़ आपको दिखाई दे तो हम उसके संदर्भ में ओवर का प्रयोग करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट इज डायरेक्टली अपवर्ड्स द अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के सीधे बिल्कुल ऊपर है तो हम उस संदर्भ में ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इट इज़ नॉट यूज्ड विद नंबर्स। अगर हम संख्या के साथ इसका प्रयोग करें तो वो गलत होगा। इसका प्रयोग संख्या संबंधी जो नाउन है उनके साथ में नहीं किया जाएगा। इट इंडिकेट्स लोकेशन एंड मोशन बोथ। ये चीज़ ध्यान देने लायक है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे अबव प्रीपोजिशन की तो वहाँ पे हमको सिर्फ लोकेशन की बात हुई, मोशन की बात नहीं हुई। अगर कोई चीज़ गति में है, हमारे सिर के ऊपर है और गति में है, तब हम ओवर का प्रयोग करेंगे। गति में नहीं है तो अबव का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई चीज़ जैसे हमारे सिर के ऊपर बादल है तो बादल गति में है, मूवमेंट में है, तो उन बादलों के लिए, क्लाउड्स के लिए हम ओवर का प्रयोग करेंगे, न कि अबव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जहाँ पे लोकेशन और मोशन दोनों होंगे वहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे सिर्फ लोकेशन की बात होगी वहाँ पे हम अबव का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इससे चीज़ें क्लियर होंगी। द टेम्परेचर इज अबव 50 डिग्रीज इन समर्स। गर्मी की ऋतुओं में टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर रहता है। अब यहाँ पे हमने रूल पढ़ा था कि प्रीपोजिशन अबव नंबर्स के साथ यूज की जा सकती है, लेकिन प्रीपोजिशन ओवर नंबर्स के साथ यूज नहीं की जा सकती है। हमने ये रूल पढ़ा, इसलिए हमने अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, क्योंकि अबव का प्रयोग नंबर्स के साथ में किया जा सकता है। होल्ड योर हैंड्स अबव योर हेड, इन दोनों का संबंध आप ऊंचाई से ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जब हमसे ऊंचाई पे होती है तो हम अबव और ओवर का प्रयोग करते हैं, और ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को छू नहीं पा रहे हैं, तो हम अबव और ओवर का प्रयोग करेंगे। और अबव का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरे से ऊपर है, और हम उसमें लोकेशन और स्पेस के संदर्भ में इसका प्रयोग करेंगे। और इसमें नंबर अगर होंगे तब भी प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे टेम्परेचर में 50 डिग्री, 50 एक नंबर है, नंबर इंडिकेट हो रहा है, तो टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर रहता है, ऊपर की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे अबव का प्रयोग किया। होल्ड योर हैंड्स अबव योर हेड, अपने हाथ अपने कंधों से ऊपर करो। तो आप यहाँ पे देखिए लोकेशन है लेकिन मूवमेंट नहीं है, मतलब आपके हाथ ऐसा नहीं कि बॉडी से निकल करके कहीं दूसरी ओर मूव कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोकेशन है, स्पेस है, इसलिए यहाँ पे हमने अबव का प्रयोग किया। स्टार्स अबव द स्काई, स्टार्स भी अपनी जगह पे स्थित हैं और वो आकाश से ऊपर की ओर हैं, इसलिए हमने अबव का प्रयोग किया। हायर है, हायर पोजीशन के लिए। अब दूसरा रेफरेंस, दूसरे कुछ एग्जांपल्स हैं जहां हम ओवर का प्रयोग दिखा रहे हैं। देयर आर क्लाउड्स ओवर द हिल्स। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अबव का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, क्लाउड्स में मूवमेंट है, तो जहाँ मूवमेंट होगा और लोकेशन होगी और हायर पोजीशन होगी वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे, न कि अबव का। अ बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, अगेन सेम रेफरेंस, मोशन भी है और हायर पोजीशन भी है, तो अगेन हमने
एक पक्षी मेरे सिर के ऊपर से उड़ के गया, तो सिर के ऊपर से उड़ के गया तो मूवमेंट था, उसमें हायर पोजीशन पे था, इसलिए हमने ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। आई हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पे जो रेफरेंस है वो है, यहाँ पे बात हुई थी कि जब चीज़ कोई आपके वर्टिकली ऊपर हो, आपके सिर के बिल्कुल सीधे ऊपर हो, तो हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अम्ब्रेला आपके सिर के बिल्कुल ऊपर है, इसलिए हमने ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। अ प्लेन जस्ट फ्लू ओवर द सिटी, ऊपर के दो रेफरेंस के संदर्भ में सेम ये रेफरेंस है कि प्लेन में मूवमेंट था और वो आपसे हायर पोजीशन पे था, मोशन था उसमें, इसलिए हमने ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। वी वॉकड ओवर द ब्रिज, सेम थिंग अगेन, हम ब्रिज से होकर के गुजरे, तो यहाँ पे भी वही ब्रिज के ऊपर से गए और उसमें मोशन था, इसलिए हमने ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। तो इस तरीके से आपने स्लाइड में अबव और ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं सीखा है। आगे बढ़ते हैं। अंडर, बिलो, अबू और ओवर का जस्ट अपोजिट है अबव, और ओवर का जस्ट अपोजिट अंडर एंड बिलो है। तो इनका प्रयोग कैसे होता है एक एक करके इनको भी सीखते हैं। Excuse me. Yes. Under is the opposite of on and means below the surface of something. Something किसी भी वस्तु या कोई भी चीज़ के नीचे, सरफेस के नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ, सतह के नीचे की अगर बात होगी तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। इट इंडिकेट्स दैट वन थिंग इज एट अ लोअर लेवल, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से नीचे है, नीचे के लेवल पे है। बिलो की जब बात करते हैं, बिलो इंडिकेट समथिंग एट ए स्लाइटली लोअर, बिलो में हल्का सा नीचापन की बात होती है। देन व्हाट अंडर इंडिकेट्स, अंडर जो बताता है, अंडर मतलब कम दूरी के लिए यूज किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि अगर जो लोअरनेस है, जो ऊपर नीचे की जो बात हो रही है, उसकी अगर क्वांटिटी कम है तो अंडर यूज होगा, और उससे कहीं ज़्यादा होगा तो बिलो यूज होगा। बिलो कैन बी यूज्ड विद नंबर्स टू, अब अगेन वही चीज़ यहाँ पे आ गई, बिलो आप नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं लेकिन अंडर को नंबर के साथ यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल, तो वर्टिकली नीचे है वो कैट, इसलिए अंडर का प्रयोग हुआ। कैट जो है टेबल के नीचे है तो अंडर का प्रयोग हुआ। द कारपेट अंडर माई फीट, वही सरफेस के रेफरेंस में, कारपेट अंडर माई फीट इज़ वेरी सॉफ्ट, मेरे पाँव के नीचे जो कारपेट है वो बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे वही सरफेस के रेफरेंस में हमने अंडर का प्रयोग किया। एक चीज़ से दूसरी चीज़ नीचे है, पाँव से दूसरी चीज़ कारपेट नीचे है, तो उस रेफरेंस में सरफेस टच हो रही है तो हमने अंडर का प्रयोग किया। द बुक इज़ अंडर माई ग्लासेस, ग्लास के नीचे, ग्लास यानी चश्मा, चश्मे के नीचे किताब रखी हुई है, तो वही सेम रेफरेंस सेकंड सेंटेंस में जो रेफरेंस था उसी रेफरेंस में यहाँ पे हम अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए। आई हैव ए स्कार जस्ट बिलो माई राइट आई। अब देखिए अंडर और बिलो में सबसे बड़ा रेफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि अंडर में आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें आपस में टच हो रही हैं या फिर बिल्कुल नीचे है, एक दूसरे के बिल्कुल नीचे, जैसे टेबल के बिल्कुल नीचे है बिल्ली पहले एग्जाम्पल में, दूसरे में पाँव के नीचे कारपेट है, बिल्कुल नीचे, एग्जैक्ट नीचे है, और चश्मे के नीचे किताब रखी हुई है। तो इनका या तो फिजिकली टच है, फिजिकली टच नहीं भी है तो एक दूसरे के बिल्कुल नीचे है। लेकिन बिलो में ऐसा नहीं है, बिलो में ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट नीचे ही हो, ऐसा नहीं है, वो आगे पीछे भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आई हैव ए स्कार जस्ट बिलो माई राइट आई, आँख के नीचे की लोकेशन पे अगर हम बात करें तो स्कार का निशान है, तो यहाँ पे हम बिलो का प्रयोग कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, लाइन के नीचे ना लिखें, तो लाइन के नीचे की बात हो रही है, वहाँ पे ना लिखें। द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, बिलो 0 डिग्री, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे रूल्स में तो हम देख रहे थे कि बिलो को हम नंबर के साथ यूज़ कर सकते हैं लेकिन अंडर को नंबर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, 0 एक नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे बिलो का प्रयोग किया। इसको और अधिक क्लियर करने के लिए नीचे 2 पॉइंट और दिए गए हैं। बोथ बिलो एंड अंडर कैन मीन लोअर देन, बिलो और अंडर दोनों ही हमको ये सेंस देते हैं कि एक चीज़ दूसरे से नीचे है। बिलो इज प्रीफर्ड व्हेन वन थिंग इज नॉट डायरेक्टली अंडर अनदर,
जब डायरेक्टली, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था आपको, जब कोई चीज़ डायरेक्टली अंडर है, कोई डायरेक्टली नीचे है, तो हम वहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। बिलो इज प्रीफर्ड व्हेन वन थिंग इज नॉट डायरेक्टली अंडर अनदर। जब कोई चीज़ डायरेक्टली एक के नीचे दूसरी नहीं है, तब हम बिलो का प्रयोग करेंगे। अगर एक चीज़ डायरेक्टली दूसरे के नीचे है, तो हम वहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। द सन डिसअपियर्ड बिलो द होरिजन। एग्जाम्पल देखें, होरिजन से नीचे की ओर सूरज गायब हो गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि होरिजन के जस्ट नीचे ही वो सूरज गायब हो गया, नीचे की ओर है, नीचे की ओर गायब हो गया, तो यहाँ पे बिलो का प्रयोग करेंगे, न कि अंडर का। द क्लाइंबर्स स्टॉप्ड सेवरल 100 मीटर्स बिलो द टॉप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की चोटी से सैकड़ों मीटर नीचे क्लाइंबर्स रुक गए। तो सैकड़ों मीटर, टॉप से बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे नहीं है, वो वर्टिकली नीचे नहीं है, वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे अगेन फिर हमने बिलो का प्रयोग किया। अंडर इज प्रीफर्ड व्हेन समथिंग इज कवर्ड बाय व्हाट इज ओवर इट। अंडर अक्सर तब यूज किया जाता है जब एक चीज़ दूसरे को ढक रही होती है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, ही वॉज वियरिंग अ ब्लू शर्ट अंडर हिज स्वेटर। स्वेटर के नीचे उसने ब्लू शर्ट पहन रखा था। अब यहाँ पे स्वेटर ने ब्लू शर्ट को ढक रखा है, तो इस रेफरेंस में हमने अंडर का प्रयोग किया। द कैट इज अंडर द बेड। जैसे कि कैट इज अंडर द टेबल था, तो टेबल के नीचे थी वर्टिकली एकदम, वैसे ही तो यहाँ पे कैट इज अंडर द बेड, बेड के नीचे है, तो बेड ने कैट को ढक रखा है, कवर कर रखा है, इसलिए यहाँ पे अंडर का प्रयोग हुआ। द होल विलेज वॉज अंडर वाटर। तो पूरा गांव था वो पानी के नीचे था, तो अगेन पानी ने जो है गांव को ढक रखा है, तो कवर कर रखा है, तो इस प्रेफरेंस में हमने अंडर का प्रयोग किया। तो हमने देखा कि जब हम कोई चीज़ डायरेक्टली अंडर होती है, डायरेक्टली नीचे होती है, तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तब हम बिलो का प्रयोग करते हैं। बिलो डायरेक्टली अंडर चीज़ नहीं होती है तभी रेफर किया जाता है। अगर डायरेक्टली कोई चीज़ नीचे है तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। और अंडर में एक खास बात यह है कि अंडर तब हम यूज करते हैं जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को ढक रही होती है, कवर कर रही होती है, तब हम अंडर का प्रयोग करते हैं। इतना बताने के बाद मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि बिलो और अंडर का प्रयोग कैसे अलग अलग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। टू और फ्रॉम। टू इंडिकेट्स ए मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस। बहुत ईजी है ये। हम कोई जर्नी करते हैं, कहीं जाते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं, तो जब हम इंडिकेट्स ए मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, ये किसी प्लेस की ओर, किसी स्थान विशेष की ओर, किसी दिशा की ओर हमारी गति को दर्शाता है। टू, कि एक व्यक्ति यहाँ से वहाँ जा रहा है। और फ्रॉम इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ प्लेस, और जहाँ से जर्नी शुरू हो रही है, जहाँ से मूवमेंट शुरू हो रहा है, जहाँ से मोशन शुरू हो रहा है, वहाँ उस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आप देखें, ही वेंट टू कॉलेज, कॉलेज की ओर गया, तो यहाँ पे मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, प्लेस क्या है, कॉलेज है, तो कॉलेज की ओर, कॉलेज की डायरेक्शन में मोशन हुआ, गति हुई। ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया, तो यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ। वैसे भी गो के साथ में टू ही लगता है। वी आर गोइंग टू मैक्सिको, अगेन सेम रेफरेंस, डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, हम मैक्सिको जा रहे हैं। वी वॉकड फ्रॉम द फॉर्म टू द बीच, हम खेत से बीच की ओर गए। तो जहाँ से हमारी बिगनिंग हुई जर्नी, वहाँ से पहले हमने फ्रॉम का प्रयोग किया, और डायरेक्शन ऑफ प्लेस से पहले हमने टू का प्रयोग किया। तो वी वॉकड फ्रॉम द फार्म, फार्म से हमने जर्नी शुरू की, फार्म से हमने घूमना शुरू किया, और हम कहाँ तक चले गए, बीच तक चले गए। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्लेस है उससे पहले हमने टू का प्रयोग किया, और जहाँ से जर्नी शुरू की उससे पहले हमने फ्रॉम का प्रयोग किया। ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, वह इंग्लैंड से आया। अगेन जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, इंग्लैंड से। अब मान लो इस सेंटेंस को आगे बढ़ाएं, ही केम फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया से पहले टू लग जाएगा, वह इंग्लैंड से इंडिया आया। लेकिन हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है तो फ्रॉम लग गया। वी वॉकड फ्रॉम द बीच टू द फॉर्म, वही जस्ट अपोजिट है उसका, ऊपर दिए गए सेंटेंस का। हम बीच से फार्म के ओर लौट के आए, तो यहाँ पे पहले फ्रॉम आया बिगनिंग पॉइंट के लिए, और डायरेक्शन ऑफ प्लेस, जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ हमारा गंतव्य स्थान है, उससे पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। ही ड्रॉव हियर फ्रॉम एटलांटा, वो यहाँ एटलांटा से आया। तो
तो एटलांटा बिगनिंग पॉइंट है जहाँ से उसने अपनी ड्राइविंग शुरू की। तो अगेन यहाँ पे हमने फ्रॉम का प्रयोग किया, काफ़ी इजी है टू और फ्रॉम का प्रयोग। टू का प्रयोग एक बार फिर से बता देता हूँ, जब हमारा मोशन, हमारी गति होती है किसी डायरेक्शन ऑफ प्लेस की ओर, किसी जगह, किसी दिशा की ओर, तो हम टू का प्रयोग करते हैं। अक्सर गो वर्ब के साथ में टू का प्रयोग होता है। और जब हम कहीं गति कर रहे होते हैं, हम कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारा जो बिगनिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम यानी से, टू यानी की ओर। तो इस तरीके से टू और फ्रॉम का प्रयोग आपने सीखा। आगे बढ़ते हैं। इनटू, आउट ऑफ। इनटू इंडिकेट्स मोशन टुवार्ड्स गोइंग इनसाइड समथिंग, किसी चीज़ के अंदर जाना, भीतर जाना, उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। और आउट ऑफ यानी बाहर निकलना, मीन्स द अपोजिट ऑफ इनटू। इनटू का बिल्कुल अपोजिट है। इट इंडिकेट्स अ मोशन टुवार्ड्स आउटसाइड ऑफ समथिंग, और ये इंडिकेट करता है कि गति जो हो रही है वो बाहर की ओर हो रही है, अंदर से बाहर की ओर जब गति होती है तो आउट ऑफ यूज करते हैं, और जब बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट होता है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से हम इसको सीखेंगे। ही केम इनटू द हाउस। ही केम इनटू द हाउस मतलब बाहर से घर में अंदर आया। तो बाहर से जब अंदर गए तो इनटू का प्रयोग हुआ। अगर मान लो वो घर से बाहर आता तो ही केम आउट ऑफ द हाउस, तो हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जब एक बार फिर से आप समझो, जब बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट होगा तो इनटू लगेगा, और जब अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट होगा तो आउट ऑफ लगेगा। द पुलिस ब्रोक इनटू द बार, पुलिस बार के अंदर गई तो मूवमेंट हुआ अंदर की ओर। माई कार क्रैश्ड इनटू ए स्ट्रीट साइन, कार जो है एक गली का जो साइन लगा हुआ था, साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस साइन बोर्ड में जाके गाड़ी क्रैश हो गई। तो इसमें साइन बोर्ड के अंदर जाके गाड़ी क्रैश हुई है, इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग हुआ। ही इज गोइंग आउट ऑफ द टाउन, वो टाउन से बाहर जा रहा है, तो मूवमेंट टाउन से बाहर की ओर है, इसलिए आउट ऑफ प्रयोग हुआ। गेट आउट ऑफ माई हाउस, घर से बाहर निकलने की बात हो रही है। गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तो अगेन हमने आउट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। प्लीज रिमेन आउट ऑफ दिस मैटर, कृपया इस मामले से बाहर रहें। तो यहाँ अगेन फिर बाहर की ओर बात हो रही है, तो हम आउट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सीखने में और समझने में काफ़ी आसान है। इनटू और आउट ऑफ, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। थ्रू, अक्रॉस, बिसाइड, ध्यान से देखें। थ्रू इंडिकेट्स अ मोशन इन द मिडिल ऑफ समथिंग, मूविंग इन वन साइड एंड आउट ऑफ द अदर साइड। थ्रू हमें एक मोशन शो करता है, एक गति, एक मूवमेंट के बारे में बताता है, जो कि किसी चीज़ के बीच में से होकर होता है। इन द मिडिल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बीच में हो सकता है, जैसे किसी टनल के बीच से हो सकता है, या किसी गुफा के बीच से हो सकता है, या फिर किसी जंगल के बीच से, फॉरेस्ट के बीच से हो सकता है। तो बीच में जब मूवमेंट होता है किसी चीज़ के, तो हम थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मूविंग इन वन साइड एंड आउट ऑफ द अदर साइड, एक साइड से एंट्री करके दूसरे साइड से बाहर निकलते हैं इसमें, तब हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। दूसरा है अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ। इसमें क्या होता है, हम एक साइड से दूसरी साइड की ओर मूवमेंट करते हैं। ये कोई प्लेस और एरिया हो सकता है, इसमें हम जरूरी नहीं कि बीच में से निकले, हम साइड से भी जा सकते हैं। तो ऐसे सेंस में हम, जैसे रोड हो गई, नदी हो गई, कोई स्विमिंग पूल हो गया, इन सब के लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। बिसाइड मीन्स एट द साइड ऑफ, बिसाइड यानी बगल में, कोई किसी चीज़ के पास खड़ी है और किसी के साथ खड़ी है, तो हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर होंगी। वी ड्रॉ थ्रू द टनल, टनल के बीच में से हमने हमारी गाड़ी को निकाला, ड्रॉ किया, ड्राइविंग की। तो यहाँ पे बीच में से का सेंस है, तो हम थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दे केम थ्रू द फॉरेस्ट, अगेन वो जंगल के बीच में से आए तो थ्रू का प्रयोग करेंगे। ही केम थ्रू अ वेडिंग गेट, वेडिंग गेट के बीच से आए तो थ्रू का प्रयोग हुआ। तो जब कभी भी हम एंट्री करते हैं एक पॉइंट पे और दूसरे छोर पे बाहर निकलते हैं और मिडिल से होके जाते हैं, तो हम अक्सर थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही वेंट अक्रॉस द रिवर, वो नदी को पार किया, उसने नदी को पार किया, नदी के इस पार से उस पार गया। तो नदी, रोड, पुल, ये सब जब प्रयोग में आएंगे तो हम अक्सर इनके साथ में अक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आई वॉकड अक्रॉस द रोड, रोड के किनारे किनारे में गया,
द बॉय, इस किनारे से उस किनारे गया, द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर, लड़के जो हैं नदी के इस किनारे से उस किनारे तैर कर गए। तो नदी, रोड, रिवर, पूल, इन सब के संदर्भ में हम एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक्रॉस में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम मिडिल से होके जाएं, एक्रॉस में मीन्स वन साइड से एंट्री करके दूसरी साइड से आपको बाहर निकलना है, और आप ऐसे रेफरेंस में एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। द कार बिसाइड द साइकिल इज माइन, साइकिल के बगल में खड़ी हुई कार मेरी है। तो साइकिल के बगल में मीन्स नेक्स्ट टू या नियर बाय, इस सेंस में जब हम किसी चीज़ की बात करेंगे, किसी लोकेशन की बात करेंगे, तो हम बिसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बिसाइड यानी एट द साइड ऑफ, मतलब उसके बगल में, उसके साइड में, उसकी तरफ। इज स्टैंडिंग बिसाइड द शॉप, वो शॉप के बगल में खड़ा है। आई विल ऑलवेज बी बिसाइड यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे बगल में खड़ा मिलूंगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से थ्रू, एक्रॉस और बिसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। समझ में आपके आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जिन प्रीपोजिशन का प्रयोग सीख रहे हैं वो है इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और टुवार्ड्स। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, बिहाइंड यानी पीछे। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड एक दूसरे का अपोजिट है। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, किसी चीज़ के सामने, और बिहाइंड यानी किसी चीज़ के पीछे। बिहाइंड में अक्सर क्या होता है कि हमें ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ दिखाई दे, हम देखें तो वो शायद वो चीज़ पीछे हो गई तो दिखाई भी ना दे। टुवार्ड्स यानी की तरफ, की ओर, जब हमारी गति होती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर तो हम टुवार्ड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से आप समझ लें, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, बिहाइंड यानी पीछे, टुवार्ड्स यानी की ओर। इनके एग्जाम्पल्स आप देखें। ही पार्कड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, उसने मेरे घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। तो घर के सामने की बात हो रही है तो इन फ्रंट ऑफ हो गया। आई हैव अ पूल इन फ्रंट ऑफ माई रेस्ट हाउस, मेरे रेस्ट हाउस के सामने एक स्विमिंग पूल है। ही वॉज नर्वस इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने नर्वस था। तो इन फ्रंट ऑफ यानी सामने के संदर्भ में हम हमेशा इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही पार्कड हिज कार बिहाइंड माई कार, उसने अपनी कार मेरी कार के पीछे खड़ी कर दी। अब जब पीछे का रेफरेंस है, पीछे का सेंस है, तो हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ पूल बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे की ओर एक पूल है, हो सकता है वो सामने से दिखाई भी ना दे। गो बिहाइंड दैट ट्री, उस पेड़ के पीछे जाओ, डायरेक्शन मिली है पेड़ के पीछे जाने की। तो यहाँ पर भी हमने बिहाइंड का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। टेक 5 स्टेप्स टुवार्ड्स द पोस्ट एंड स्टैंड देयर, उस पोस्ट से 5 कदम जाओ और वहाँ रुक जाओ। तो यहाँ पे टुवार्ड्स, उस पोस्ट की ओर, पोस्ट की ओर 5 कदम जाओ और वहाँ रुक जाओ। तो पोस्ट की ओर डायरेक्शन की बात हो रही है तो टुवार्ड्स का प्रयोग हुआ। दे मूव्ड टुवार्ड्स द लेबर पार्टी, वो लेबर पार्टी की ओर चले गए। तो यहाँ पर भी की ओर डायरेक्शन हो रही है, डायरेक्शन है लेबर पार्टी, तो डायरेक्शन की ओर, टुवार्ड्स की ओर, लेबर पार्टी की ओर चले गए, टुवार्ड्स का प्रयोग हुआ। आई वॉक टुवार्ड्स द कार व्हेन यू वर स्टैंडिंग, मैं जब तुम वहाँ खड़े थे तो मैं कार की ओर चला गया। तो यहाँ पे फिर कार की ओर मूवमेंट हो रहा है तो हमने टुवार्ड्स का प्रयोग किया। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे इन फ्रंट ऑफ सामने के संदर्भ में, बिहाइंड पीछे के संदर्भ में, और टुवार्ड्स की ओर के संदर्भ में हम इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाय, अप और डाउन बहुत इजी है समझने के लिए। बाय मीन्स नियर टू और नेक्स्ट टू, जैसे बिसाइड का रेफरेंस था, बिसाइड का जो सेंस था वही सेंस बाय का है। बाय यानी पास में या बगल में, किसी चीज़ के पास में या बगल में, जब इस संदर्भ में जब बात होती है तो बाय का प्रयोग करते हैं। अप यानी ऊपर की ओर, डाउन यानी नीचे की ओर। देखिए इनके एग्जाम्पल से हम इनको समझेंगे। ही हैज ए हाउस बाय द रिवर साइड, नदी की तरफ, नदी के पास में उसका एक घर है। तो यहाँ पे नियर टू द रिवर के सेंस में हमने बाय का प्रयोग किया। आई वॉज स्टैंडिंग बाय द कार, मैं कार के पास खड़ा था। अगेन सेम सेंस। माई फ्लैट इज़ नियर द सैलून, सैलून के पास मेरा फ्लैट है, वही लोकेशन नियर बाय। तो इन सभी सेंस में हमने बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। वी वर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स, माउंटेन्स की चढ़ाई कर रहे थे
तो ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है, तो आप लिफ्ट योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर उठाओ। अगेन ऊपर के सेंस में आप क्लाइंब अप द स्टेयर, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ो। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए हम अप का प्रयोग करेंगे। ही वॉज वॉकिंग डाउन द रिवर, वो रिवर ही वॉज वॉकिंग डाउन द रिवर, वो नदी से नीचे की ओर वॉक कर रहा था, तो नीचे के रेफरेंस में डाउन का प्रयोग होगा। आई एम वॉकिंग डाउन द हिल, पहाड़ से नीचे की ओर मूवमेंट हो रहा है, तो डाउन। गो डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरो, तो नीचे के रेफरेंस में अगेन हमने डाउन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। काफ़ी आसान है। बाय, अप और डाउन का यूसेज मुझे विश्वास है कि आप सीख गए होंगे। बिटवीन एंड अमंग, इसको आप ठीक से समझे। बिटवीन, जब हम दो लोगों की आपस में मध्यस्थता की बात करते हैं, दो या दो लोगों के बीच में कोई चीज़ होती है, तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और दो से अधिक, चाहे तीन हो या तीन से ज़्यादा हो, दो से अधिक कितनी भी संख्या होगी, अगर उन लोगों के बीच की कोई बात हो रही होगी तो हम अमंग का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स आप देखें। एलेक्स इज सिटिंग बिटवीन रॉबिन एंड रॉबर्ट, तो रॉबिन और रॉबर्ट दो लोग हैं, दोनों के बीच में एलेक्स बैठा हुआ है, तो दो लोगों के बीच में बैठा है, इसलिए हमने बिटवीन का प्रयोग किया। द कैट इज बिटवीन टू बॉक्सेस, दो बॉक्स के बीच में कैट है। अगेन दो लोगों के, दो चीज़ों के रेफरेंस में बात हुई तो बिटवीन हुआ। दिस मैटर इज बिटवीन यू एंड मी, ये मामला हम दोनों के बीच का है, तो दो ही लोग हैं इसमें, यू और मी। अगेन यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग हमने किया। एलेक्स इज सिटिंग अमंग द पेशेंट्स, अब यहाँ पे पेशेंट्स की संख्या दो से अधिक है, इसलिए हमने यहाँ पे अमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। एलेक्स जो है, जितने भी पेशेंट बैठे हैं उनके बीच में बैठा है, उनके साथ वो भी बैठा है। ही इज़ द बेस्ट अमंग देम, उन सब में वो सबसे अच्छा है। तो जो देम प्रीपोजिशन यूज हुई है, देम जो प्रोनाउन यूज हुआ है, इसमें रेफरेंस में दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे अमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। अमंग ऑल द पीपल, सभी लोगों में, तो जो लोग हैं जिनकी बात हो रही है वो दो से अधिक है, उन सभी लोगों में जॉन हैड द करेज टू स्पीक अप, जॉन में साहस है कि वो बोल सके। जितने भी लोग हैं वहाँ बैठे हुए, जहाँ पे वो जिन लोगों की बात हो रही है वो दो से अधिक हैं, और उनके रेफरेंस में हमने प्रीपोजिशन अमंग की बात की। उन सभी लोगों के बीच में जॉन में ही साहस है कि वो बोल सके। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि कैसे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का प्रयोग करना, और मुझे विश्वास है कि आप ये सीख गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। मैं 100% आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। आपने अपना समय निकाल करके वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।